मैंने ये देखा अपनी न्यूज़ रूम में हमारे आप जैसे लोग जो मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं और जब मैं उनसे इंटरैक्ट करते हुए महसूस करता था कि उनको प्रैक्टिकली कुछ पता ही नहीं है कि न्यूज़ रूम में आके करना क्या है। ऐसा होता है कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो छुट्टियां भी मिलनी बहुत कम होती हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया का नेक्स्ट स्टेज है डिजिटल मीडिया। अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो जाएगा और डिजिटल मीडिया ही एग्जिस्ट करेगा। पत्रकार जो न केवल लोगों की आवाज बनते हैं बल्कि सच को उजागर करने के लिए भी सबसे आगे रहते हैं। आज एक ऐसी ही शख्सियत हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है, मिस्टर अजय झा, जो न केवल लोगों को ट्रेन करते हैं, जो कि आने वाले जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं उनको तैयार कर रहे हैं, बल्कि उनको एक तरह से ट्रेन भी कर रहे हैं कि वो किस तरह से इस इंडस्ट्री में आगे बढ़े और अपनी बात को रखें। अ वेरी वार्म वेलकम सर आपका इन केजी टॉक्स। थैंक यू निशा एंड थैंक्स फॉर कॉलिंग मी ऑन फॉर दिस टॉक। सर, मैं ये पॉडकास्ट शुरू करने से पहले आपसे सबसे पहला सवाल यही पूछना चाहती हूँ कि जर्नलिज्म आखिरकार होता क्या है? बुनियादी सवाल लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी है। जर्नलिज्म बेसिकली जैसा कि हम जानते हैं फोर्थ पिलर कहा जाता है और उसकी वजह ये है कि किसी भी डेमोक्रेसी में या किसी भी सिस्टम में एक तरफ जनता होती है, लोग होते हैं और बड़ा देश होता है, बड़ा सिस्टम होता है उसको चलाने के लिए देश को, तो उसके लिए हम एक मशीनरी बनाते हैं, एक सरकार बनाते हैं। अब वो सरकार हम लोकतांत्रिक पद्धति से चुनते हैं और उनको जिम्मेदारी देते हैं। जो लोग आगे आते हैं ये ऑफर लेकर के कि हम चलाना चाहते हैं, जो डिफरेंट पार्टीज जिसको हम कहते हैं या इंडिपेंडेंट। लेकिन सवाल यह है कि एक बार जब हम उनको चुन लेते हैं वो सरकार में जाते हैं और उस मशीनरी को चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं, वो सिस्टम को चलाने की जिम्मेदारी लेते हैं हमारे लिए काम करने की। वो कर रहे हैं सही से या नहीं कर रहे हैं, ये कौन तय करेगा? तो ये निगाह रखने का जो काम करे वही जर्नलिस्ट है। सर, मैं अब दूसरा सवाल आपसे जानना चाहती हूँ कि खुद आप इस इंडस्ट्री से, आपको 22 साल इस इंडस्ट्री में काम करते हुए जो है हुए हैं, उसके बाद आपको क्या कुछ ऐसा फर्क लगा है कि 22 साल पहले जो काम हुआ करता है यानी अब वो काम चलता है या नहीं चलता है, या उस तरह से वो सिस्टम चल पा रहा है आगे, या मीडिया अपनी ही किसी अलग धुन में लगी हुई है? ये बहुत सवाल लोगों के मन में आता है। इसी सवाल के जरिए मैं बताऊंगा कि जो जर्नी मेरी रही है, ईयर 2002 जब मैंने ये जर्नी शुरू की, शुरुआती दौर में कुछ वक्त के लिए फ्रीलांस के तौर पर दूरदर्शन के साथ काम किया, FM ऑल इंडिया रेडियो FM रेनबो, वहाँ भी काम किया। उसके बाद कुछ छोटे से 1-1.5 महीने के लिए जैन टीवी, एंड देन उस दौर में काफ़ी बिग बैंग के साथ सहारा आया था, सहारा न्यूज़, उसके लिए काम किया अच्छे खासे वक्त तक। फिर न्यूज़ नेशन, न्यूज़ 18 और अब तो बहुत ऑर्गेनाइजेशंस के लिए कंसल्टेंसी का भी काम कर रहा हूँ और भी काम कर रहा हूँ सोशल मीडिया के लिए। लेकिन उस दौर में 2002 की हम बात, आपने जो सवाल पूछा, उस दौर में कैसे जर्नलिज्म होता था या कैसी एंकरिंग होती थी और आज में क्या कोई फर्क आया है? तो यस, डेफिनेटली बदलाव, जैसा कि हम जानते हैं प्रकृति का नियम है, नथिंग इज परमानेंट बट चेंज, दैट्स वी नो वी से। तो वो बदलाव तो हर वक्त होता रहता है और उसी के तहत जब 2002 में हमने शुरू किया था तो न्यूज बहुत हद तक, न्यूज प्रेजेंटेशन, न्यूज ब्रॉडकास्ट बहुत ही फॉर्मल हुआ करता था। सब कुछ एक ग्रामर में होता था कि एंकर बैठेगा तो बिल्कुल ऐसे बैठेगा और जो भी बोलेगा वो शुद्ध बोलेगा, ग्रामेटिकली इट शुड बी करेक्ट 100%। कहीं भी असंसदीय किस्म से लूज टॉक या लो लेवल पे नहीं जाना होता था। बहुत ही गरिमापूर्ण तरीके से जो खबर है उसको पेश कर देना होता था। दैट वाज गोइंग ऑन अराउंड 2000 जब मैं आया था इस इंडस्ट्री में। धीरे धीरे इसमें इनफॉर्मल ये होता गया है, बेपरवाह अंदाज आया है कि जो जैसे जिस चीज को समझ रहा है वो उसी तरीके से उस चीज को रखते। स्पेशली ये टीवी में भी आया पहले, आप बहुत सारे इसके मीम्स भी बनते हैं। कई बार अगर बाढ़ को दिखाते हुए एंकर भी स्टूडियो में डूबने लगता है, ये भी अंदाज एक आया है उसमें। और दूसरा, सोशल मीडिया पर आने के बाद वो ग्रामर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। अब जिसको जैसा लगता है उसी तरीके से वो पेश कर देता है और लोग भी इसको देख रहे हैं, नथिंग रॉन्ग विद दैट। तो एक प्रेजेंटेशन के लेवल पे, प्रस्तुतिकरण के स्तर पर ये फर्क आया है और ये कंटेंट में भी फर्क ला रहा है। जो बात आपने कही कि तब मीडिया और अब मीडिया, तो अब सिर्फ ये प्रेजेंटेशन में नहीं, कंटेंट के लेवल पे ये फर्क लाया है कि पहले तथ्यों को हम जो कुछ भी बोलते रहे टेलीविजन पे, हालांकि ये आज भी बहुत हद तक है,
माना जाता है टीवी पर। सोशल मीडिया में तो बिल्कुल इसके उलट हो गया है कि कुछ भी अगर हम तथ्य रख रहे हैं, कोई भी खबर हम बता रहे हैं अपने दर्शकों को, तो पहले हम चेक करेंगे, क्रॉस चेक करेंगे, वेरीफाइड है वो, 100% सही है, तभी हम डालेंगे। रिस्पॉन्सिबिलिटी ओन हम करते रहे, कुछ भी गलत नहीं हम बोलेंगे, कुछ भी अपने मन से नहीं हम बोल देंगे, देखी सुनी या सोशल मीडिया में फैली बात को हम यूं ही नहीं रख देंगे। ये एक बेसिक पैरामीटर हमारा हुआ करता था, बेसिक ग्रामर हुआ करता था, जो आज खत्म हो गया। ज्यादातर खबरें या तो सोशल मीडिया में जो आजकल चल रही हैं निराधार कई बार होती हैं, झूठ होती हैं, गलत भी होती हैं, अनवेरिफाइड होती हैं, या आधे अधूरे सच वाली होती हैं। और दूसरा कि उसका फिर इंटरप्रिटेशन जो होता है वो पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव हो गया है कि जिसका जो मन करता है कि खबर को उसी तरीके से वो बता देता है। तो वो ऑब्जेक्टिविटी, आप जो अब मैं कहूंगा जो पहला सवाल आपका था, जर्नलिज्म क्या है? जर्नलिज्म मूलतः पूरी तरह से ऑब्जेक्टिव एक प्रोफेशन है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि आपका मत किसी विषय पर अलग हो सकता है, मेरा मत अलग हो सकता है, इनका मत अलग हो सकता है, सबका मत अलग हो सकता है, सोचने पे बात। तो वो ओपिनियन हो गया सबका। लेकिन जो न्यूज है वो एक फैक्ट बेस्ड होता है, वो नहीं बदलता है, वो एक ही रहेगा। तो वो ऑब्जेक्टिव हुआ। अब न्यूज ऑब्जेक्टिव है, सब्जेक्टिव नहीं हो सकता। सब्जेक्टिव हो गया सबका ओपिनियन अपना अपना, तो न्यूज को ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। जो आज खत्म हो गया वो पूरी तरह से सब्जेक्टिव हो गया है। एक खबर को आपको जैसा लगता है आप बता देंगे, मैं बोले बैठूंगा तो मैं कुछ और बता दूंगा, कोई और कुछ बताएगा। तो ये बदलाव प्रेजेंटेशन के पे भी ग्रामर टूटा है और कंटेंट के लेवल पे भी ग्रामर टूटा है। और अब एक तरह से ये बहती हुई, मतलब कह लीजिए कि आंधी है खबरों की चारों तरफ। अब एक व्यूअर को समझना पड़ता है और समझना, सचेत होना पड़ेगा। ऐसे में अगर इसके विरुद्ध कोई कानून नहीं आता है, इस पर कोई पाबंदी नहीं लगती है, जो कि मुश्किल ही लग रहा है, पूरी दुनिया में ही यही चल रहा है ट्रेंड, तो व्यूअर को ही अपना विवेक को सचेत रखना पड़ेगा कि वो जो चीजें देख रहे हैं उसमें से क्या सही है क्या गलत है, वेरीफाई करें वो, तब अपना ओपिनियन उस पर बेस्ड बनाएं। सर, एक येलो जर्नलिज्म नाम की चीज भी हम अपने आसपास देखते हैं, जिससे लोग बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हैं। खासकर अगर हम युवा की बात करें तो अगर कुछ भी फैल जाता है तो युवा एकदम आक्रोश में आते हैं, प्रदर्शन करने लगते हैं जगह जगह पर। उस चीज पे आपका क्या कहना है? नहीं, येलो जर्नलिज्म तो सरासर गलत है, दर्शकों के साथ भी बेईमानी है। आप पैसे लेकर के, येलो जर्नलिज्म मतलब सीधा सीधा ये है कि आप किसी को फेवर करने के लिए उनसे कुछ बेनिफिट लेते हैं और उसके बदले में उनकी आप तारीफ कर देते हैं या उनके बारे में बता देते हैं। तो ये पूरी तरह से गलत है। अच्छा, येलो जर्नलिज्म एक्चुअल में होता क्या है, किस तरह से ये स्प्रेड किया जाता है? येलो जर्नलिज्म यानी कि हिंदी में जिसको पीत पत्रकारिता कहते हैं, येलो मीन्स पीत, पीला, और पत्रकारिता जर्नलिज्म है। बहुत सारे प्रभावशाली लोग इन्फ्लुएंस करने के लिए या अपने बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में या अपनी पार्टी के बारे में मीडिया हाउसेस को या जर्नलिस्ट को वो किसी न किसी तरीके से फायदा पहुंचा करके और अपने बारे में, अपनी खबरों के बारे में दिखवा देना किसी पर्टिकुलर मीडिया हाउस में या अखबार में या कहीं भी। तो दैट्स कॉल्ड येलो जर्नलिज्म। यानी आप एक स्लॉट, एक समय, एक स्पेस खरीद लेते हैं पैसे दे करके, और वहां पर तथ्य जो भी हो, आपकी सच्चाई जो भी हो, उसके अलग आप जो प्रोजेक्ट कराना चाहते हैं वो करवा देते हैं। यानी सीधे सीधे हो गया कि पैसे देख करके अपने बारे में ढोल पिटवा दें। तो आजकल के दौर में ना करप्टेड मीडिया भी काफी ज्यादा स्लैंग बना हुआ है, या गोदी मीडिया भी बहुत ज्यादा स्लैंग बना हुआ है आजकल के दौर में। करप्टेड मीडिया स्लैंग है, यूथ भी इस चीज को अपने अंदर जो है ऑब्जर्व कर रहा है, या इसको यूथ बाहर निकल के बोल रहा है कि नहीं ये चीज गलत है। थियोरेटिकली बिल्कुल गलत है। मीडिया को निष्पक्ष होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए। लेकिन प्रैक्टिकली मैं एक सवाल पूछता हूं आपसे, आप जैसे आपने कहा कि युवा इससे आक्रोश में आते हैं, उनको लगता है गलत। मैं ये सवाल पूछता हूं कि अगर गोदी मीडिया जिसको कहा जाता है वो अगर इस तरह की खबरें दे रही हैं तो आप देखते क्यों हैं? आप देखना, आपको अगर गलत लगता है या जिसको भी गलत लगता है, लोगों को गलत लगता है, देखना बंद कर दें, वो अपने आप उनको खबर बदलने पर मजबूर होना पड़ेगा। जब ऑडियंस ही नहीं देखेगी तो खबर दिखाएंगे कैसे वो? फिर वो जिंदा कैसे रहेंगे? टीआरपी कैसे आएगी? टीआरपी नहीं आएगी तो सरवाइव नहीं कर सकता चैनल। तो अगर ये गलत है तो दोनों ही की गलती है, एक जो चैनल दिखाता है और एक वो दर्शक जो देखते हैं। अब मीडिया चैनल जो है टीआरपी के लिए काम करता है या सच में लोगों के हितों के लिए काम करता है? देखिए, एक कहावत है कि भूखे भजन न हो ही गोपाला।
सुना है आपने? पुरानी कहावत है, आज की पीढ़ी, आप लोगों की पीढ़ी दोहे नहीं सुनते हैं हमारे देश में, लंबी परंपरा रही है। जो अच्छी बातें होती है, तो जैसे आज कोटेशन में हम देखते हैं, वो हमारे यहाँ दोहों में कही जाती थी पहले। तो जिसका मीनिंग ये है कि भूखे पेट भगवान का कीर्तन भी नहीं कर सकते आप ज्यादा वक्त तक। भूख लगती है जब, तो जाके पहले खाते हैं। सवाल ये है कि टीआरपी कोई गलत चीज नहीं है। टीआरपी का मतलब टेलीविजन रेटिंग पॉइंट्स जो होते हैं, उससे एक मेजर करने का तरीका है कि किस चैनल को कितने लोग देख रहे हैं, और उसी के आधार पर मार्केट ये तय करती है कि इनको कितना ऐड हम दें, कितने इनके पास व्यूअर हैं। अब एक चैनल को सरवाइव करना है, वो ना तो चैरिटी है ना ही गवर्नमेंट फंडेड होते हैं चैनल। प्राइवेट जो चैनल्स होते हैं, उनको सरवाइव करने के लिए पैसा तो चाहिए। वो स्टाफ हायर करते हैं, वो बहुत ही महंगा काम है टीवी चैनल चलाना। बहुत तामझाम होती है उसमें, वो सैकड़ों करोड़ों का खर्चा होता है। तो इतने बड़े खर्चे को पूरा करने के लिए और जिंदा रहने के लिए उनको ऑडियंस चाहिए। ऑडियंस में रहेंगे तो वो टीआरपी में दिखेगा कि इतने लोग आपको देख रहे हैं। उसी के आधार पे मार्केट आपको अपने कमर्शियल्स देंगे, ऐड देंगे। तो टीआरपी, नथिंग रॉन्ग विद टीआरपी, बस वहां से गलती होती है कि सिर्फ टीआरपी के लिए अगर काम करने लगते हैं आप, और उसके लिए तमाशा करते हैं, झूठ सच करते हैं, या येलो जर्नलिज्म अगर कोई करता है और किसी भी तरीके से टीआरपी बटोरने के लिए आप में लग जाते हैं, आप असली खबरें, असली बातें जनता के मुद्दों को छोड़ देते हैं, वो गलत। बात करते हैं एंकर्स, ठीक है, एंकर की और एंकर तैयार करने की। अब जैसे कि आपने बताया कि आप एंकरिंग पहले कर चुके हैं, ठीक है। मैं हमारे दर्शकों को एक बात और बता दूं कि ये अपने टाइम पे एंकर भी रहे हैं और इवन ये अब भी करते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ एंकर्स को तैयार भी कर रहे हैं। जी हाँ, इनकी एक स्टूडियो है, द स्टूडियो एंकर अकेडमी, जो इन्होंने चलाई है आजकल के युवाओं को एंकर बनाने की, जो कि टीवी पे दिखना चाहते हैं, ठीक है। सर, इस टॉपिक पे बाद में आऊंगी, पहले आऊंगी आपकी खुद की जर्नी पे। आपने क्या कुछ किया टीवी पे आने के लिए, या खुद को एक ऐसा एंकर बनाने के लिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स को थोड़ा सा जो है पीछे जाना पड़े या सोचना पड़े खुद के लिए? ओके निशा, वैसा ही जैसे मान लीजिए आप एंकरिंग कर रही हैं, कभी आपको लगा होगा कि मुझे स्क्रीन पे आना है, और उसके पीछे की जो क्या आपकी क्या सोच थी बुनियादी की, क्यों आप एंकरिंग को आपने चुना है, जरा मुझे बताइए। सर, मेरा तो एक बहुत ही पर्सनल मेरा परसेप्शन, क्योंकि मेरी फैमिली में इस बैकग्राउंड से कोई नहीं है, और मेरा ये क्लास 8 से गोल था कि मुझे बनना है, तो मुझे यही बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि ये था कि काफी चीजें सामने आती है। अब घर वाले अगर एक साथ बैठते हैं ना, तो वो एक ही चीज देखते हैं, न्यूज। इवन आज भी मेरे घर में यही होता है। सब अलग अलग फील्ड से हैं, पर उनको कोई इतना लेना देना नहीं है। वो सब 9 बजे बैठेंगे, टीवी खोलेंगे और सीधा न्यूज पे, ठीक है। तो मेरा ये था कि अगर ये लोग उस चीज को देखना पसंद कर रहे हैं, अगर वो किसी एंकर को बैठ के इतना गौर से सुन रहे हैं, तो क्यों ना मैं भी वही काम करूं जो ये लोग मेरी बातों को सुने या मेरी चीजों को समझे। इसीलिए मैंने इस फील्ड में आना समझा। ओके, तो आप कहीं न कहीं अपने परिवार के सामने में अपने आप को कह लीजिए कि स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए, और उनकी नज़र में अप्रिशिएशन करने के लिए, अगर वही काम कल को आप करते नजर आए। वेरी नाइस। ये दिखना एक इंसान की बुनियादी फितरत है। हर कोई दिखना चाहता है, पॉपुलर होना चाहता है, ग्लैमर सबको पसंद है। इसको ग्लैमर कहते हैं कि भैया हमको 10 लोग देखें और अप्रिशिएट करें। ये बुनियादी हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, और यही इसके पीछे था। मुझे भी किसी दौर में लगता था कि मैं या तो एक्टर बनूंगा, एक्टिंग भी करता था मैं कॉलेज में, अपने पिरोमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी के ड्रामेटिक सोसाइटी का हिस्सा था, और लगता था कि मुंबई जाके अगला अमिताभ बच्चन में ही बनने वाला हूँ। मगर ऐसा हो नहीं सका। तो फिर आगे नजर आया स्कोप की टीवी पर आ सकते हैं। तब तक टेलीविजन का रिवॉल्यूशन इंडिया में आ गया था, प्राइवेट चैनल्स बहुत सारे बन गए थे। ये वही दौर था अराउंड 2000 के। तो मन में आया कि ये हो सकता है, अमिताभ बच्चन तो नहीं बन पाए, तो एंकर बनते हैं, देखते हैं, ट्राई करते हैं। माशाल्लाह दिखने में ठीक ठाक था, और कोशिश शुरू की। आईना खरीदा, घर में वॉकमैन खरीदा। उस समय वॉकमैन का दौर था, मोबाइल थे भी तो छोटे स्क्रीन वाले थे, ब्लैक एंड व्हाइट वाले थे, की वाले थे, तो उस पर रिकॉर्ड आप नहीं कर सकते थे आज की तरह। और तो एक बड़ा सा ह्यूमन साइज मिरर बनाया, वॉकमैन लिया, उस पर रिकॉर्ड करता था, सुनता था, खुद को पढ़ते हुए देखता था मिरर में। एंड आई स्टार्टेड ट्रेनिंग, एंड देन और जगहों से जो मैं ड्रामा से भी था,
एक्टिंग सब करता था, तो उसने भी हेल्प किया। मेरे वॉइस मॉड्यूलेशन पे बहुत काम किया था, मैंने सीखा था, एक्सप्रेशन पे बहुत काम सीखा था। सो बेसिकली ये एक तैयारी थी, बैकग्राउंड था, अपने आप को प्रिपेयर कर रहा था। एंड इंसिडेंटली मैं जर्नलिज्म में आया और मैंने ऑडिशन दिया। सबसे पहले रेडियो के लिए दिया, ऑल इंडिया रेडियो रेनबो के लिए, और सरप्राइजिंगली उन्होंने सेलेक्ट कर लिया मुझे। मुझे उम्मीद नहीं थी, क्योंकि मैं देश के उस हिस्से से आता हूँ जहाँ पर प्रोनाउंसिएशन बहुत खराब होती है स्टैंडर्ड हिंदी की, बिहार से। तो वहाँ पर स श व र और नुक्ता तो है ही नहीं, कंसेप्ट ही नहीं है सबका। बट मैंने जब यहाँ पर अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू किया था, तो इन सब पर थोड़ा थोड़ा ध्यान देना शुरू किया था। एंड समहाउ सबसे डिफिकल्ट होता है ऑल इंडिया रेडियो का ऑडिशन, बस उसमें उन्होंने ले लिया। फिर दूरदर्शन पर भी उन्होंने मौका दिया मुझे, कहीं बोलते हुए देखा। दूरदर्शन के डायरेक्टर ने मुझे एक बार किसी प्रोग्राम में कुछ बोलते हुए, एंड उन्होंने कांटेक्ट करवाया, ढूंढवाया कि हु वाज दैट चैप, और फिर उनको पता चला। फिर मुझसे कांटेक्ट करवा के मुझे बुलाया दूरदर्शन में, और उन्होंने बातचीत की। उन्होंने कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए और ऑन स्क्रीन आइए। मैंने कहा कि आई एम नॉट ट्रेन्ड फॉर दिस येट, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, इच्छा है मेरी, मैं ट्रेंड नहीं हूँ। तो फिर उन्होंने मुझे ट्रेनिंग दिलवाई अपने यहाँ कुछ प्रोड्यूसर के साथ रखवा करके कुछ समय तक। एंड देन दैट इज हाउ आई केम ऑन स्क्रीन फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दूरदर्शन। आपने एक बात कही कि श स र में जो है काफी लोगों को दिक्कत आती है, तो वो चीज कैसे सही की जाए, या फिर जो हमारा वॉइस मॉड्यूलेशन है वो कैसे सही की जाए? क्योंकि काफी बच्चे हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, पर वो स्टक होके रह जाते हैं श स, क्योंकि उनका प्रोनाउंसिएशन क्लियर नहीं होता। सबसे आसान तरीका और सबसे सीधा तरीका है कि ज्वाइन द स्टूडियो एंकर्स अकेडमी, कम टू मी, कम टू माय अकेडमी। और इसीलिए ये अकेडमी को मैंने फ्लोट किया है 22 साल तक लगातार एंकरिंग करने के बाद, और आज भी कर रहा हूँ एंकरिंग, और एंकरिंग हमेशा करता रहूंगा, क्योंकि मैं बेसिकली एंकर हूँ। 22 साल आप जिस पेशे को आप दे चुके हो, तो आपके रग रग में, आपके डीएनए में वो घुस जाता है। तो आपने जो सवाल किया कि फिर मैं इसको यूं बताऊंगा कि ये चीजें इनको समझना पड़ता है, आपको खुद को समझना पड़ता है। क्या होता है कि हम बचपन से अलग जगह पर हम लोग अलग अलग जगह पे रहते हैं, अलग अलग माहौल में पले बड़े होते हैं। वहाँ का अपना कुछ एक्सेंट होता है, एक फैमिली की अपनी शैली होती है, एक एरिया का रीजनल इम्पैक्ट होता है, हमारे बोलने में, हमारे डिलीवरी में, हमारे थ्रो में, सब कुछ एक वेरिएशन होता है। और उसमें कई चीजें अच्छी होती हैं, वो वेरिएशन होना गलत नहीं है। कई वेरिएशन अच्छे होते हैं, लेकिन कई वेरिएशन ऑड होते हैं। तो उनको कोई पेशेवर व्यक्ति, या तो आप खुद से समझ ले अपने आप को, थोड़ा वो टाइम टेकिंग हो जाता है कि आप खुद से अपने आप को समझें, और कई बार खुद से खुद को समझना थोड़ा मुश्किल काम होता है, और फिर वो हमारी खामियां खुद को नहीं नजर आती हैं। लंबा एक स्ट्रेच भी हो जाता है, काफी बार ये होता है। हाँ, आप बहुत दिनों तक अपने पर गौर करें, रिकॉर्ड करें, सुने, तो एक प्रैक्टिस वो अच्छा है। लेकिन कई बार अपनी गलतियां खुद को नहीं समझ में आती है लोगों को। सामने कोई बैठ करके अगर आपको सुने वो, और अगर वो पेशेवर है, जैसा कि हम अपनी अकेडमी में करते हैं, तो हम एक बार में समझ जाते हैं कि कहाँ पर क्या क्या करेक्शन करने की जरूरत है। और आज के लिहाज से खास करके जो आज बच्चे आ रहे हैं करने के लिए, ये समझिए कि जब मैं 2002 में शुरू किया था, तब की एंकरिंग बिल्कुल अलग थी, और आज की बिल्कुल एंकरिंग अलग है। तो हम तो दिन रात आज भी हैं इसी काम में, तो उस बदलाव को हम बहुत अच्छे से समझ रहे हैं कि क्या बदलाव हो रहे हैं। तो आज के लिहाज से क्या चीजें सही हैं आप में, क्या चीजें आप में गलत है, क्या आप की सोच से लेकर के और प्रेजेंटेशन तक में वो बदलाव हम लाते हैं। अच्छा सर, जो एंकर्स अब निकल कर आ रहे हैं सामने, क्या वो फिल्म इंडस्ट्री से भी निकल के आ सकते हैं? क्योंकि काफी लोगों को होता है कि पहले फिल्म में जो होता है इंटरेस्ट होता है, पर वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता, जिस तरह से आपका भी इंटरेस्ट था। तो क्या वो लोग भी अब एंकर बन सकते हैं? ऑलरेडी बन चुके हैं। जो DNA, मैं एक चैनल का नाम लूंगा, जी न्यूज पे DNA जो अब देते हैं, जिसको पहले किसी दौर में सुधीर चौधरी जी क्या करते थे, जो अब आज तक पर हैं, वो शो को आज जो कर रहे हैं, वो मशहूर एक्टर हैं। देवों के देव महादेव में वो विष्णु बने हुए हैं, और बहुत सारे सीरियल्स में उनको आप देख सकते हैं, और बड़े अच्छे एक्टर हैं वो। आई लाइक्ड हिम इन देवों के देव महादेव को मैंने फॉलो किया था, जिसमें रायना बने हुए हैं महादेव, और उसमें जो विष्णु बने, तो वो कर रहे हैं, और उस शो को वो पढ़ रहे हैं। अच्छा सर, एक एंकर को अपनी भाषा शैली पे कितना कंट्रोल होना चाहिए? बहुत ज्यादा। ये ठीक उसी तरह से है कि एक फौजी को अपने वेपन पे कितना कंट्रोल होना चाहिए।
फौजी का वेपन ही है जिससे वो लड़ेगा जा करके और दुश्मन को मारेगा। अगर वो वेपन नहीं यूज कर सकता है बढ़िया से तो दुश्मन उसको मार देगा। ही मस्ट बी एक्सपर्ट ऑफ हिज वेपन। तो एक जर्नलिस्ट के लिए वेपन क्या है, उसका औजार क्या है, उसका हथियार क्या है, टूल क्या है, उसकी भाषा शैली है। लैंग्वेज से ही आप एक्सप्रेस करते हैं ना। एंकरिंग क्या है, एक्सप्रेसिंग, प्रेजेंटेशन है ये। आपके पास बहुत सारी खबरें हैं, उसको आप प्रेजेंट करते हैं, अपने ऑडियंस को बताते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति जाकर के हर खबर को नहीं ढूंढ सकता। आप लेते हैं काम कि आप या तो सिस्टम का हिस्सा होते हैं, चैनल का हिस्सा, वहां खबरें आ रही हैं उसको जाकर प्रेजेंट करते हैं, या आप सोशल मीडिया पर कर रहे हैं तो आप पहले खबरों को ढूंढते हैं, रिसर्च करते हैं, उसको समझते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं और फिर एक खबर के बारे में बैठ करके अपना वीडियो बनाते हैं तो उसको प्रेजेंट करते हैं लोगों को, ताकि उसको जो भी लोग देखेंगे उनको उस खबर के बारे में पूरी जानकारी मिल जाएगी। सो प्रेजेंटेशन, एंड प्रेजेंटेशन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, लैंग्वेज। So language you must have a very good command over language, ताकि आप उसको क्लैरिटी से एक्सप्रेस कर पाए। कई बार क्या होता है, खबर पढ़ रहे होते हैं तो इमोशंस उस चीज के लिए निकल के नहीं आ पा रहे होते हैं। बहुत कोशिश भी की जाती है, तो ये जो है एक मेन प्रॉब्लम है। चीज से कैसे ओवरकम किया जाए, या फिर कई बार क्या होता है दिमाग में कुछ चल रहा होता है तो हम खबर से ऐसा लगता है कि पढ़ रहे हैं, उस चीज को इमोशन से नहीं पढ़ते हैं, या एक्सप्रेशन जो आने चाहिए वो एक्सप्रेशन नहीं निकल पा रहे हो। निशा, देखिए, इमोशन की जहां तक बात है तो खबरों में इमोशन लाना होता है, लेकिन एक्टिंग की तरह नहीं कि दुखी हुए तो हम रोने लगे खबर पढ़ते हुए, या कुछ गलत किसी के करने की खबर आई तो हम गुस्से में आ गए और हम उस पे मारने दौड़े, तो ऐसा नहीं कर सकते हम। ये एक्टिंग में होता है, वो एक्टर्स करते हैं, कैरेक्टर में जाते हैं। हम खबरों में व्हाइल प्रेजेंटिंग द न्यूज उस तरह का सिर्फ टोन लाना होता है। और आप कहते हैं कि कैसे उसको लाया जाए, ये अगेन मैं कहूंगा कि इसके लिए तो आप एंकर्स एकेडमी ज्वाइन कीजिए, द स्टूडियो। लेकिन यहाँ मैं इतना बताऊं कि अगर एक फॉर्मूला बताऊं कि जो भी खबर है उसको आप समझ के पढ़ना शुरू करें, मतलब आपका ध्यान कहीं और नहीं हो। कई बार ऐसा होता है, आप भी एंकरिंग कर रही हैं, मैंने एंकरिंग में अनुभव किया है कि आप खबर पढ़ रहे हैं, आप टीपी आपके सामने चल रही है, खासतौर से जब टीपी पे पढ़ते हैं तो टीपी पढ़ रहे हैं और खबरें पढ़ते जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में आप सोच रहे हैं कि अभी यहाँ से जाना है और उसके बाद जल्दी से जा करके फटाफट घर जाएंगे, फिर जाके मॉल में जाके ये शॉपिंग करूंगी, ये सारी बातें दिमाग में चल रही हैं और यहाँ खबर पढ़ रहे हैं आप। ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है कि आप लिप, आपकी आंखें देख रही हैं और लिप उसको बोले जा रहा है, लेकिन आप उसमें इन्वॉल्व नहीं है, माइंड में कोई दूसरा किस्सा चल रहा है। उस वक्त में आपका मॉड्यूलेशन खत्म हो जाएगा, उस खबर का फील खत्म मर जाएगा, क्योंकि वो तो आपकी सिर्फ आंखें देख रही है और जुबान बोल रही है, फीलिंग आपके अंदर से गुजर ही नहीं रही है कोई। तो उसमें फिर मॉड्यूलेशन नहीं आएगा, वो फिर जो सामने वाला बंदा है वो डिस्कनेक्ट होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ह्यूमन नेचर है ये कि किसी चीज को आप उसके इमोशन के साथ समझते हैं। हाँ, प्यार कोई करने की बात करे और करे एकदम सीरियस की तरह, यू नो निशा, आई थिंक आई लव यू एंड वुड यू लाइक टू कम टू अ डेट, वो फील ही नहीं आएगा। वो व्हाट इज दिस, आई मीन, हाँ, वो तो हर चीज का तरीका होता है ना, फीलिंग चाहिए ना वो। तो वो करने के लिए अगर आप सिर्फ एक काम करना है कि पढ़ते हुए जस्ट बी राइट देयर, जो खबर आप पढ़ रहे हैं उसी खबर पर आप रहिए, उसी खबर को आप जानते हुए पढ़िए, मतलब पूरी तरह से इन्वॉल्व होके अपने आप मॉड्यूलेशन आ जाए। अच्छा सर, अब एक बात करते हैं, द एंकर एकेडमी जो आपने शुरू की है एंकर्स बनाने की, तो वो आइडिया आपके दिमाग में कहाँ से स्ट्राइक हुआ? मुझे अब एंकर्स को तैयार करना चाहिए। वेरी गुड क्वेश्चंस। इसका मैं थियोरेटिकल आंसर करूँ तो मैं ये कहूँगा कि जो एंकरिंग करते हुए 20 साल में मुझे जितना कुछ मिला, जो कुछ भी मैं हूँ और जो भी पहचान मिली, लोगों का प्यार मिला, तो एक टाइम आता है कि जब आपको लगता है कि यू गिव इट बैक। बट एट द सेम टाइम मैंने ये देखा अपनी न्यूज़ रूम में, हमारे आप जैसे लोग जो मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ के आते हैं, इंटर्नशिप के लिए आते रहे हैं, और वो आते थे हमसे मिलने, और जब मैं उनसे इंटरैक्ट करते हुए महसूस करता था कि उनको प्रैक्टिकली कुछ पता ही नहीं है कि न्यूज़ रूम में आके करना क्या है। अगर वो एंकर बनना चाहते हैं तो एंकरिंग के बारे में नहीं उनको पता है कि हाउ, मतलब बहुत हिचक है उनके अंदर, डर है एक तरह का, जिसकी वजह से वो नहीं कर पाते हैं, या फिर नॉलेज के फ्रंट पे कोई कमी है, या न्यूज़ के अंडरस्टैंडिंग के फ्रंट पे कमी है। तो मतलब कई तरह से वो अभी तक वो प्रैक्टिस नहीं हुए, प्रैक्टिकली इक्विप नहीं हुए हैं।
या फिर जिसको लिखना है उसके बारे में भी यही सच है, जो रिपोर्टिंग भी करना चाहता है वो भी। तो दो एस्पेक्ट है। तो ये मैंने महसूस किया कि एकेडमिक स्टडी करके एक इंस्टीट्यूट में आप आते हैं, वहाँ जितने भी पेपर्स होते हैं कम्युनिकेशन मॉडल से लेकर के हिस्ट्री ऑफ मीडिया एंड दिस एंड दैट पढ़ते आते हैं, ठीक है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन जो असल में जब आप काम करने उतरते हैं, चाहे आप चैनल के साथ काम करना चाहें, चाहे आप खुद का अपना पॉडकास्ट करना चाहें, यूट्यूब चैनल बनाना चाहें, इंस्टा पे अपना चैनल बनाना चाहें, जब आप काम करने के लिए जो आप में स्किल सेट चाहिए वो इन जनरल इंस्टीट्यूट्स में बहुत अच्छे तरीके से ग्रूम नहीं कराया जाता। थोड़ी बहुत चीजें करवा दिए आप, वो हुआ, आपको असाइनमेंट दे दिया, आपको ये करने के लिए दे दिया, उसको वहां के अपने चैनल पर डाल दिया उन्होंने, लेकिन वो उससे बात नहीं बनती है। पूरी तरह से ग्रूम कराना, कहां पर करेक्शन की जरूरत है, क्या आप सही कर रहे हैं, क्या उसको बेहतर बनाने की जरूरत है, ये बहुत लंबा काम नहीं है। मतलब मैंने अकेडमी में रखा हुआ 3 to 6 मंथ का कोर्स। इतने दिनों में आपके अंदर के एंकर को मैं दावा करता हूं कि अगर आप ईमानदारी से मेरे साथ वो 3 महीने से लेकर के 6 महीने तक का वक्त दे देंगे, तो मैं दावा करता हूं गारंटी के साथ कि आपको मैं एक बेबाक एंकर बना के बाहर कर, क्योंकि ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको मैं जानता हूं। आप में उन चीजों में से किस चीजों को कैसे बदलाव की जरूरत है वो मैं आपको प्रैक्टिस कराता हूं, सामने में बैठ करके ग्रूम कराता हूं। अच्छा सर, अब जैसे बदलाव की बात हुई तो मैं खुद एक एंकर हूं, तो आपको कैसा लग रहा है मुझे देख के कि मेरे में क्या क्या कमियां हैं या मेरे में क्या क्या खामियां हैं जो मैं पूरी कर सकती हूँ? आप अच्छा कर रहे हैं निशा, मैं आई मस्ट कांग्रेचुलेट यू। एकदम नेचुरल, सहज, एट ईज बन के जब एंकरिंग करेंगे किसी भी मुद्दे पर, किसी भी टॉपिक पर, जितना नेचुरल होके आप करेंगे आज के दिन खास तौर से, उतना ही बेहतर रहेगा। नेचुरल होने का मतलब ये नहीं है कि बेफिक्र हो जाना, बेपरवाह हो जाना। ये आपको पता है कि हम कैमरे के लिए कर रहे हैं, हमको लोग देखेगा, तो एक सर्टेन डेकोरम तो उसमें होना चाहिए। एट द सेम टाइम उस बात को लेकर के कॉन्शियस नहीं होना चाहिए जो आप में है, और उसी को फॉलो करिए, अच्छे से कीजिए। और एक चीज और क्या कीजिए कि थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए। ये आज जेन एक्स में मैं नोटिस कर रहा हूं कि अगर आपको इम्पैक्ट पैदा करना है ना लॉन्ग रन में आकर के, किसी चाहे वो बतौर एंकर आप कर रहे हैं, ब्लॉगर कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप, मीडिया में हैं, कुछ दिनों तक तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको जानकारी नहीं, अगर आपको मतलब एक जनरल नॉलेज जिसको हम कहते हैं, जैक ऑफ ऑल होने की जरूरत होती है एंकरिंग में। अपने जहाँ हैं, जिस देश में हैं, जिस समाज में हैं, जिस सिस्टम में हैं, जो पॉलिटिकल सिस्टम है हमारा, उसके बारे में, जो कल्चरल सिस्टम है हमारा, जो रिलीजियस सिस्टम है हमारा, एक ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग नहीं है, तो धीरे धीरे आप इम्पैक्ट खो देंगे। अच्छा सर, रिपोर्टर और एंकर में क्या फर्क? रिपोर्टर और एंकर में फर्क होता है कि एक रिपोर्टर फील्ड में जहां पर भी कोई घटना होती है, खबर जहां से चलती है, वहां से उस खबर को कवर करता है, उठाता है और उसको भेज देता है अपने ब्रॉडकास्ट सेंटर। और एंकर, कुछ लोग बैठे होते हैं जो उस खबर को फिर काट छाट करके एक शेप में लाते हैं, और एंकर का काम होता है कि उसको प्रेजेंट करना, ऑडियंस के सामने उसको प्रेजेंट कर देना। दैट्स कॉल्ड एंकरिंग। तो 3 बेसिकली हिस्सा है। आप चाहे अपना ही यूट्यूब चैनल चलाएं और आप तीनों हो सकता है कि हिस्सा खुद ही कर रहे हो, लेकिन बेसिकली 3 फंक्शन है इसका। न्यूज गैदरिंग जो रिपोर्टर का काम होता है, न्यूज प्रोसेसिंग यानी कि उसको काट छांट करके एक शेप में लाना, असाइनमेंट डेस्क होता है जहां पर खबरें आती है, पहुंचती हैं, वो खबरों को कलेक्ट करने का सब काम करता है। फिर वो भेजता है आउटपुट डेस्क को, जहां पर उसको लिखा जाता है, उसको एक शेप में लाया जाता है, एडिटिंग होती है, फिर एक पैकेजिंग होती है उसकी अगर जरूरत है तो वो आउटपुट डेस्क कहलाता है। तो इनपुट असाइनमेंट मतलब इनपुट जहां खबरें आ रही हैं, इनपुट ने उस खबर को आउटपुट के पास दे दिया, आउटपुट ने इस खबर को प्रोसेस करके एक शेप दे दिया, और एंकर स्टूडियो में जाकर उसको प्रेजेंट कर दिया। दैट इज हाउ इट फंक्शंस। अच्छा सर, एक बात मैं और पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से अब जेन एक्स है, इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी होता है, ठीक है? किसी भी यूट्यूबर की या कोई भी ऐसी खबर आई जिसे पढ़ लिया, उसके बाद आक्रोश में बहुत जल्दी आता है। तो इसमें कितना उनको किसी खबर के बारे में जानना इम्पोर्टेंट है, या फिर उनके पास ऐसे कौन से शब्द होने चाहिए जिस वजह से वो ये समझ पाए कि ये चीज गलत है और ये चीज सही है? देखिए, दो चीजें।
एक तो यह है कि खबरों की आंधी चल रही है आज तो, है ना। अनगिनत चैनल्स हैं, और उसमें से ज़्यादातर चैनल्स के साथ दिक्कत ये, मतलब ज़्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो लोग खबरें ला रहे हैं वो बहुत ज़्यादा वेरीफाइड खबरें भी कई बार नहीं लाते हैं। आई डोंट से कि सब गलत हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि किसी खबर को बिना वेरीफाई किए हुए सही है गलत है लोग डाल देते हैं उसको। तो खबरों की आंधी चल रही है। अब उस आंधी में से क्या सच है और क्या गलत है, इस चीज को समझने के लिए या तो आप समझें इस चीज को, तो आप आक्रोशित होने से बचेंगे। जो गलत बता रहे हैं उसको छांट देंगे, आप नहीं उनकी बात मानेंगे, आप उस पे बजाय अग्रेसिव होने के, और जो सही है आप उनको चुनेंगे, और जो सही बात है उसको लेकर के अग्रेसिव होने का कोई मतलब नहीं है। उसको आप रिएक्ट कर सकते हैं, आपको जो मन करता है, लेकिन अग्रेसिव नहीं होने की जरूरत होती है। अग्रेसिव अक्सर होते हैं गलत पर। अब दिक्कत ये है जेन एक्स के साथ, मतलब डोंट टेक मी एज कि मैं ये डैड टॉक टाइप से मैं नहीं करना चाहता हूँ, बट फैक्ट में बताना चाहता हूँ, बिकॉज हम एक पेशे के आदमी हैं। मैं अभी तक एंकरिंग कर रहा हूँ 20 साल से, आप आज कर रही हैं, आपको 20 साल तक करना है, 30 साल तक करना है। तो मैं जानता हूँ कि क्या चीजें आपको फायदा पहुंचाएंगी, और इवन की फॉर एनी पर्सन जो न्यूज ले रहे हैं, जिनके लिए हम न्यूज बना रहे हैं, जो न्यूज देख रहे हैं, उनके लिए भी जरूरी है कि आपका खुद अगर नॉलेज बेस एक होगा तो ही आप समझ पाएंगे ना कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है। ये हो भी सकता है कि नहीं हो सकता है, ये जो बोल रहा है इसका कोई सिर पैर है या नहीं है, या ये जो अपना ओपिनियन लादे जा रहा है हम पर। बहुत सारे लोग यूट्यूब पे बैठ करके प्रोफेशन देते हैं, बोलते रहते हैं, वो उनकी पूरी अपनी बकैती होती है। मैं बोलता हूँ कि बैठ के बकैती कर देते हैं, ना उसका फैक्ट होता है ना उसके आगे पीछे का कुछ होता है, उनको जो समझ में लगता है अपने मन से कुछ डाल दिया। अच्छा सर, आने वाले एंकर्स के पास शब्द कितने होने चाहिए? क्योंकि आजकल क्या है, एंकर्स तो बहुत है पर उनके पास शब्दों की कमी है। तो वो अपने शब्दों को किस तरह से और ज्यादा बढ़ाएं, या ऐसे कौन से शब्द यूज करें जो कि पीपल को या ऑडियंस को जो उनको सुनना चाहती है उसको एकदम अचानक से अट्रैक्ट कर दे? जैसे हमने पीछे बात की थी कि लैंग्वेज इज द टूल फॉर अ जर्नलिस्ट, फॉर एन एंकर स्पेशली। तो और वो वोकैबुलरी कैसे ऐसी हो जो कि आप किसी भी विषय को पूरी तरह से अच्छे तरीके से सफाई के साथ विद क्लैरिटी यू कैन प्रेजेंट इट एंड एब्जॉर्वेबल उसको बनना चाहिए। खास करके ऑडियो विजुअल मीडिया में इस बात को समझिए, एक मैं बता दूं कि प्रिंट मीडिया में लोगों के पास ये गुंजाइश रहती है कि अगर कोई चीज नहीं समझ में आया तो उसको दोबारा पढ़ लेगा, फिर भी नहीं समझ में आया डिक्शनरी उठा लेगा, मतलब समझने का उसके पास मौका है। बट इन एन ऑडियो विजुअल मीडियम लाइक टेलीविजन या डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जो खबरें आ रही हैं उसमें बोलता जा रहा है और निकलती जा रही हैं चीजें। तो एक बार में अगर समझ में नहीं आई आदमी को बात, तो धीरे धीरे उसका डिस्कनेक्ट होगा, जैसे ही तो चेंज कर देगा, तो स्वैप कर देगा, स्क्रॉल कर देगा वो, या चैनल बदल देगा। तो ये चुनौती रहती है ऑडियो विजुअल मीडियम में कि आप जो कुछ बोलें बड़े ही सरल तरीके से बोलें, साफ क्लैरिटी के साथ बोलें, समझ में जो एकदम से आ जाए, सुनते ही उसको जोर नहीं लगाना पड़े समझने के लिए। दैट्स अ फंडामेंटल ऑफ ऑडियो विजुअल मीडियम। एकदम से जो आप बोल रहे हैं वो उसके दिमाग में सीधे उतर रहा है, जैसे घर में बैठ करके बात करते हैं। तो जब हम घर में बैठ करके भाई बहन मम्मी पापा या अपने फैमिली मेंबर्स से बात करते हैं तो ऐसी शब्दावली का इस्तेमाल नहीं करते हैं ना हम, जिसमें उसको समझाना पड़े कि मीनिंग क्या होता है। बहुत ही और सिंपल शब्दों में, बस मीडिया का ये लैंग्वेज। अच्छा सर, मेन स्ट्रीम मीडिया और डिजिटल, अब ये दो जो है आपस में ना कम्पीट कर, तो डिजिटल मीडिया अपने आप को किस तरह से सेटअप कर रहा है एज कम्पेयर टू मेन स्ट्रीम? ऐसी एक दौड़ है जिस दौड़ में डिजिटल मीडिया भी अब काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा है, लोगों तक बहुत इजीली पहुंच रहा है। मेन स्ट्रीम मीडिया का नेक्स्ट स्टेज है डिजिटल मीडिया। अब धीरे धीरे मेन स्ट्रीम मीडिया खत्म हो जाएगा और डिजिटल मीडिया ही एग्जिस्ट करेगा। हो सकता है उसमें बहुत सारे सुधार होंगे, अभी हो सकते हैं उसमें बहुत सारे रेगुलेशंस आ सकते हैं, लेकिन वही एग्जिस्ट करेगा। तो मेन स्ट्रीम मीडिया, और आज के दौर में चूंकि मेन स्ट्रीम मीडिया बने हुए हैं पहले से, तो वो अपने आप को बनाए रखना चाह रहे हैं, और डिजिटल मीडिया ऑलरेडी आ चुका है बड़े पैमाने पर, तो वो फ्लॉरिश कर रहा है, तो वो उसको थ्रेट कर रहा है, और इसलिए लगता है कि स्ट्रगल चल रहा है। बट बेसिकली ये ट्रांजिशन है, मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक ट्रेडिशनल वे में एक बड़े सेटअप के साथ एक सर्टेन वे में चल रहा था कि कहीं पर एक चैनल होगा, वहां से खबरें ब्रॉडकास्ट की जाएंगी, वो सैटेलाइट पर जाएगा, वो फिर आएगा डीटीएच पे या केबल पे, वो आपके घरों तक ले जाएगा, और टीवी पर आप लगाएंगे, टीवी को ऑन करेंगे तब आपको खबर मिलेगी। दैट इज द सिस्टम ऑफ मेन स्ट्रीम मीडिया।
और डिजिटल में क्या है, आप कहीं भी जा रहे हैं, आप मेट्रो में बैठे हैं, आप ऑफिस में फ्री टाइम है, आप वॉशरूम में हैं, वेयरएवर यू हैव टाइम, आपने वहीं पर निकाला और खबर बन के रखी हुई है, उसको आपने कंज्यूम कर लिया। तो आपको अलग से इतना बड़ा सेटअप, इतने सारे इंतजाम के साथ टीवी के सामने ड्राइंग रूम में बैठ करके देखने की जरूरत नहीं है। आपको जब समय मिल रहा है वहीं कंज्यूम कर लीजिए। और नेक्स्ट एरा यही है। तो मैं जो आप कह रहे हैं कि दोनों स्ट्रगल कर रहे हैं, उसमें कैसे डिजिटल मीडिया अपने आप को बनाए रखें। डिजिटल मीडिया को कुछ नहीं करना है, डिजिटल मीडिया ही एग्जिस्ट करने वाला है। ट्रेडिशनल मीडिया धीरे धीरे खत्म होगा और वो भी अपने आप को कन्वर्ट कर रहे हैं डिजिटल मीडिया में ही आज के दौर में सारे चैनल। बस करना है डिजिटल मीडिया को एक ही चीज है कि अपने आप को प्योरीफाई करना है, गलत चीजों से बचना है, वेरीफाइड और ऑथेंटिक बनाना है, क्रेडिबल बनाना है। अच्छा सर, क्या ये असल में होता है कि लड़कियों को जो है इस फील्ड में आगे किया जाता है एंकर के लिए? क्योंकि काफी बार क्या होता है, लड़के भी एंकर बनना चाहते हैं, पर ये बोलते बनना चाहते हैं, हैं एंकर जी बिल्कुल, जैसे आप भी एंकर बहुत सारे हैं, तो रोक दिया जाता है कि ये जो है मेंटालिटी लोगों की बन गई कि लोग लड़कियों को देखना ज्यादा प्रेफर करते हैं एज कम्पेयर टू लड़के। देखिए भाई, ये ऑडियो विजुअल मीडियम और ऑडियो विजुअल मीडियम में जो आंखों को ज्यादा भाए वो ज्यादा बिकाऊ होगा। जो दिखता है वो दिखता है वाली जो बात है। यस, इसकी वजह से ये हुआ है कि फीमेल एंकर्स को ज्यादा स्पेस मिला है। पहले ऐसा नहीं था। शुरुआती जब हमने शुरुआत की थी तब ऐसा नहीं था, क्योंकि तब कम ट्रेंड फीमेल सामने आ रही थी 20 साल पहले। आज तो ज्यादा आ रही हैं, तो वो कमी नहीं है, तो वो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है कि ऑडियो विजुअल मीडिया में। और ऐसा नहीं है कि बॉयज के लिए भी स्कोप कम हो गया है, दोनों के लिए स्कोप बराबर है और फीमेल को स्पेस ज्यादा मिल रहा है, फीमेल उस स्पेस को ग्रैब कर रही हैं और अच्छा कर रही हैं, तो इट्स नथिंग रॉन्ग। सर, ये जो पहला एंकर्स एकेडमी आपने बनाने की सोची, तो उसके लिए जब स्टूडेंट्स को एंगेज करना स्टार्ट किया, अपनी एडवर्टाइजिंग भी आपने बनाई होगी, मार्केटिंग भी की होगी, तो उसके लिए कहाँ से ऐसा सोचा कि हाँ मुझे इस तरह से करना चाहिए कि एंकर्स को लाना चाहिए, जिस तरह से नॉलेज एंकर्स बनाना चाहिए जी, है ना? देखिए, आज जो है ना एक एक्सप्लोजन हो चुका है मीडिया का। पहले की तरह 5, 10, 20 चैनल ही नहीं है, अब लाख, 2 लाख, 5 लाख चैनल हैं, रोज हजारों चैनल नए आ रहे हैं, मतलब डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैंने देखा कि जो लोग जिनके पास ये कैपेबिलिटी है, जो कहना चाहते हैं दुनिया को कुछ, अपनी स्टोरी, हर खबर की अपनी एक स्टोरी होती है, एंड दे हैव अ स्टोरी टू टेल द वर्ल्ड। और उनमें इनिशियली जाहिर है कि कैमरे को लेकर के एक कॉन्शियसनेस होती है, एक हिच होता है कि कैसे प्रेजेंट किया जाए। तो अगर उसके लिए मैंने जब सर्वे किया तो देखा कि कहीं भी प्रॉपर ट्रेनिंग का कुछ भी नहीं आज की तक अवेलेबल है देश में। तो मुझे लगा कि ये काम मैं इतने लंबे समय से कर रहा हूँ। मीडिया जो पढ़ाई करके आ रहे हैं उनमें भी मैंने ये दिक्कत देखी थी, और ऐसे भी इन जनरल जो भी लोग पॉडकास्ट करना चाहते हैं, यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे अपनी कुछ बात रखना चाहते हैं, तो कुछ बेसिक ट्रेनिंग की एक जरूरत है, ताकि वो बड़ी जल्दी से 3 महीने में, 4 महीने में बिल्कुल एक बिंदास तरीके से बोलने लायक वो बन जाए टेलीविजन के ऊपर में, कैमरे के ऊपर में। ये एक ट्रेनिंग होना चाहिए, और इसी से मैंने द स्टूडियो एंकर्स एकेडमी का कंसेप्ट मेरे मन में आया, और फिर मैंने उसको डिजाइन किया, और अब मेरे पास एक करिकुलम है, एक रजिस्टर्ड है ये प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर ये कंपनी अब, और ये जगह जगह टाइप्स कर रही है। बल्कि आपको जानकर हैरानी हो शायद कि मैं मीडिया कॉलेजेस में जा करके उनसे टाइप कर रहा हूँ, और उनके बच्चों को मैं एंकरिंग की ट्रेनिंग दे रहा हूँ, क्योंकि वो खुद नहीं कर पा रहे थे, उनके पास था ही नहीं करिकुलम का वो हिस्सा। मैं बिल्कुल एंकर के तौर पर ग्रूम कर रहा हूँ। तो जो कोई भी कैमरे पर कुछ भी कहने की मंशा रखते हैं, उनके लिए ये एक बहुत ही कम दिनों में कंप्लीट कोर्स है, जहां आकर के इमीडिएटली वो अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, कैमरे पर बोलेंगे। सर, द स्टूडियो एंकर्स एकेडमी जो है, इसमें हर तरह के एंकर्स को ट्रेन किया जाता है, एंटरटेनमेंट से लेके पॉलिटिकल से लेके, मतलब हर चीज की नॉलेज उनको दी जाती है, और किस तरह से उनकी पिच होनी चाहिए, टोन होनी चाहिए, वो चीज सिखाई जाती है। एब्सोल्युटली। एंकरिंग जो है, न्यूज की एंकरिंग अलग होती है, एंटरटेनमेंट की एंकरिंग अलग होती है। मतलब मेनली हम कहते हैं, ब्रॉडली डिवाइड करते हैं 2, हार्ड न्यूज एंड सॉफ्ट न्यूज। लेकिन सॉफ्ट न्यूज में भी फिर कई तरह के हो जाते हैं, हार्ड न्यूज में भी कई तरह के होते हैं। लाइक एक टीवी पढ़ना, दूसरा होता है कि बिना टीवी के लाइव करना, तीसरा होता है कि ब्रेकिंग सिनेरियो को हैंडल करना, चौथा होता है कि डिबेट शोज करना, पांचवा होता है कि इंटरव्यू करना, छठा होता है कि जाके फील्ड से
वहां पर प्रोग्राम करना लोगों के बीच में। सातवां होता है कि डॉक्यूमेंट्री के लिए शूट करना जाके आप तो अलग अलग तरह की एंकरिंग है। उन सब में क्या क्या फर्क है, उसके लिए किस तरह के थोड़े चेंज की जरूरत है आपको प्रेजेंटेशन में, उन बारीकियों को समझाना। और फिर सॉफ्ट न्यूज में ऐसे ही आप रिलीजियस एंकरिंग कर रहे हैं, माघ स्नान को या आप कुंभ को जाकर बता रहे हैं, तो वहां आपके वोकैबुलरी में क्या चीजें होनी चाहिए, कौन सी बातें किस तरीके से प्रेजेंट करेंगे। आप बॉलीवुड की खबरों पर आप कर रहे हैं तो उसको अलग ढंग से करेंगे। आप किसी सोशल टॉपिक पे कर रहे हैं, किसी कुप्रथा के खिलाफ आप बात कर रहे हैं तो अलग ढंग से करेंगे। आप मेडिकल जर्नलिज्म आप कर रहे हैं कि हेल्थ टॉपिक पे आप बात कर रहे हैं तो वहाँ उसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। तो ये सारे कंसेप्ट को मैं बताता हूँ और उसके सारे कंसेप्ट की प्रैक्टिस करवाता हूँ। सिर्फ मेरी एकेडमी में बताने की बात नहीं होती एंकर्स एकेडमी में, उन सारी चीजों को प्रैक्टिस करके आप में ग्रूम कर देने तक में ले जाता हूँ, ताकि आप जब वहां से निकले तो सीधे जाके बैंक कर सके। सर इसके बाद मैं आपकी पर्सनल लाइफ पे आना चाहूंगी, अगर आप इजाजत दे तो। आप बिल्कुल पूछिए, जो मैं बता सकता हूँ जरूर शेयर करूंगा। सर आपकी वाइफ जो है एक बहुत बड़ी एंकर है जिनका नाम है श्वेता झा। बिल्कुल। ठीक है, तो उनसे आप कब मिले, ठीक है, उसके बाद आप दोनों जब शादी हुई, फिर उसके बाद आपने अपनी पर्सनल लाइफ को और प्रोफेशनल लाइफ को किस तरह से मैनेज किया? ओके, सो ये कहानी है मोहब्बत की एक्चुअली। हाँ, लव स्टोरी। हम लोग न्यूज चैनल में ही मिले। मैं प्राइम टाइम, मेरे साथ ये हुआ है कि मैं एंकरिंग मीडिया में आया हूँ और हार्डकोर न्यूज में जब आया, दूरदर्शन में तो दूसरी तरह का था, पीटीसी वगैरह करना होता था। हार्डकोर न्यूज में जब न्यूज चैनल को मैंने ज्वाइन किया पहली बार, तो तीसरे दिन से मैं प्राइम टाइम डिबेट करने लग गया था। जब मैं सहारा टीवी में हुआ करता था और मैं प्राइम टाइम वहाँ का डिबेट शो करता था, तो प्राइम टाइम डिबेटर का मतलब ये हो जाता है कि वो सबसे फेस ऑफ द चैनल वो कहलाता है, वो सीनियर मोस्ट कहलाता है और सबसे ज्यादा वो उसकी एक तरह से खास करके उस दौर में चढ़ा दिया जाता है। हाँ, मतलब वो रहती है, उसका एक अपना ऑरा रहता है। उसी दौर में कभी श्वेता है, उन्होंने ज्वाइन किया और शी हैड नॉट इवन फिनिश्ड हर कोर्स, मीडिया कोर्स वो कर रही थी। वो यहाँ आई थी, उन्होंने ऑडिशन दे दिया था, निकला था तो आकर के ऑडिशन दे दिया था और देखने सुनने में बड़ी प्रेजेंटेबल थी तो उनको सेलेक्ट भी कर लिया गया। तो फिर करने लगी वहाँ नौकरी। उसी दौर में फिर धीरे धीरे वो मेरी कॉलीग थी, कभी कभी आकर के पूछताछ करती थी, कुछ समझना चाहती थी, मेरे साथ बातचीत होनी शुरू हुई और पता नहीं कब वो कॉर्ड कनेक्ट हो गया। बस आपने अपनी पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ कैसे जो है मैनेज की? क्योंकि अगर बोला ऐसा होता है कि मीडिया को चौथा स्तंभ माना जाता है, तो छुट्टियां भी मिलनी बहुत कम होती है इसमें, ठीक है, शिफ्ट लगती है, तो कैसे आपने उस चीज को हैंडल किया दोनों ने? हाँ, तो ये इसमें थोड़ी दिक्कत आती थी, रही है और आज भी उसको हम फेस करते हैं कि मीडिया बहुत ही डिमांडिंग जॉब है और खास करके चैनल्स के लिए काम करना जो रहता है, और जैसे जैसे आप सीनियर होते जाते हैं तो और ज़्यादा डिमांडिंग होता चला जाता है। आप सिर्फ एंकर नहीं रह जाते हैं, सीनियर एडिटर, कंसल्टिंग एडिटर के पोस्ट को होल्ड करता रहा हूँ अभी तक हाल तक। इसीलिए भी मैंने एक ये भी रीज़न रहा है कि लाइफ वर्क को बैलेंस करने के लिए मुझे जॉब से ब्रेक भी लेना पड़ा, क्योंकि बच्चे को भी फिर आपका देखना है, उसकी भी ग्रूमिंग को, फैमिली को भी और तमाम चीज़ों को, और दोनों अब जॉब में हैं। तो ये एक चुनौती रहती है कि अगर आप पूरी तरह से करियर में डेडिकेटेड रहना चाहते हैं, आप बहुत एक्सेल करना चाहते हैं, तो आपको करीब करीब पर्सनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है मीडिया के लिए। ये रहा है। लेकिन मैंने और श्वेता ने मिलकर के ये कोशिश की है हमेशा कि नहीं, हम अपने अचीवमेंट को थोड़ा सैक्रिफाइस हम करेंगे, लेकिन हम पर्सनल लाइफ को भी बैलेंस करके रखें, जिसमें कि हमारी अपनी खुशी, हमारा अपना टाइम स्पेंड करना, और एक बेटा है हमारा जो कि अभी 8.5 साल का हुआ है। इसी करियर और इस सब के चक्कर में काफ़ी लेट हम ये कर पाए प्लान, तो अभी 8.5 साल का ही है वो, तो उसको भी मुकम्मल समय और उसकी परवरिश में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए भी वक्त निकालना। तो इन सारी चीज़ों के बीच में यस, करियर को हम दोनों ने ही थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ किया है। अगर हम और वक्त देते तो हम और ऊंचाई तक जा सकते थे। ये बहुत ही कैलकुलेटेड था, लेकिन एक टाइम पर हमने तय कर लिया कि नहीं, हमने ऑफिस को बता दिया, मैंने भी और मेरी वाइफ ने भी, कि इससे ज़्यादा हम वक्त नहीं देंगे, क्योंकि हमें अपने आप को भी वक्त देना है, और वो वर्क लाइफ बैलेंस करके हम चलते रहे हैं, एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पॉडकास्ट को इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो मैं आपका जो है थैंक्स पूरी तरह से करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि हमारी ऑडियंस को ये पॉडकास्ट जरूर पसंद आएगा, खासकर जो आजकल की जनरेशन है उनको। थैंक यू निशा।